वेकअप गाइस। बहुत कम दिन बचे हैं तो हम माय रिलेशंस ऐसे पढ़ेंगे आज। पहले हम समरी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो सिर्फ समरी और आरपीएससी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ के भी कवर अप कर सकते हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट। तो लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ द ऐसे इज माई रिलेशंस। और ये किस किताब में से लिया गया है? एसेस ऑफ इलिया। तो इलिया जो नाम है वो ऑथर का पेन नेम है। और ऑथर कौन है? चार्ल्स लैम्ब, LAMB, लैम्ब। तो माई रिलेशंस में उसने अपने रिलेशंस के बारे में बात किया। रिलेशंस मतलब कि अपने आंटी के बारे में जिक्र किया है उसने, अपने कज़न जेम्स इलिया के बारे में जिक्र किया है उसने, और एंड में ब्रिजेट के बारे में जिक्र किया है जो कि उसकी कज़न ही है, जेम्स की बहन है। तो स्टार्ट करते हैं। थीम क्या है माई रिलेशंस ऐसे का? एजिंग एंड ओब्लिवियन। एजिंग आपको पता ही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम बदलते जाते हैं। और ओब्लिवियन का मतलब बीइंग फॉरगॉटन फॉर एवर। वो फीलिंग हमारे अंदर कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सब भूल जाएंगे। ठीक है। तो ओब्लिवियन इंपॉर्टेंट वर्ड है वोकेबलरी के लिए भी। तो ओब्लिवियन वो फीलिंग कि एक दिन हमें सब भूल जाएंगे। द ऐसे ओपन्स विथ डीप फिलोसफिकल लाइन्स साइटिंग। साइटिंग मतलब वहाँ पे जो ऐसे स्टार्ट हुआ है उसमें किसको साइट किया गया है, किसको कोट किया गया है, किसके लाइन्स यूज़ की गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा। सर थॉमस, आगे वहाँ पे कट किया है, उनकी किताब है क्रिश्चियन मॉरल्स। क्रिश्चियन मॉरल्स किसकी? सर थॉमस ब्राउन की। ऐसे ओपन हुआ है किसकी लाइन से? सर थॉमस ब्राउन की लाइंस से शुरुआत हुई है। वो लाइंस हम पढ़ेंगे अभी। वो लाइंस क्या हैं ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है Brown's Christian morals, where he speaks of a man that have lived 60 or 70 years in the world. ब्राउन, जो थॉमस ब्राउन है, सर थॉमस ब्राउन, उन्होंने अपनी किताब क्रिश्चियन मॉरल्स में जिक्र किया है एक ऐसे आदमी का जो 60-70 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो ये जो लाइन्स है ना, जो ब्रैकेट में है, कोटेशन मार्क्स में है, इन सच ए कंपस ऑफ टाइम ही सेज, ही मतलब थॉमस ब्राउन सेज, कि ये जो 60-70 साल का जो दायरा था, समय था, ए मैन मे हैव अ क्लोज एप्रीहेंशन व्हाट इट इज टू बी फॉरगॉटन। तो उसके पास, इंसान के पास जब इतना लंबा वक्त हो 60-70 सालों का, तो इंसान क्या करता है, कहीं ना कहीं किसी उम्र में, किसी पड़ाव में आकर वो सोचता है कि जो कैसा फील होता है, व्हाट इट इज टू बी फॉरगॉटन। उसको पता लग जाता है कि क्या महसूस होता है जब लोग हमें भूल जाते हैं। तो 60-70 साल की उम्र में इंसान को महसूस होने लग जाता है कि कैसा महसूस होता है जब हमें लोग भूल जाते हैं। When he have lived to find none who could remember his father। जब उसे ये समझ आ जाता है, वो इतना देर तक, मतलब उस उम्र, इतनी उम्र खा लेता है वो, कि उसे समझ आ जाता है कि कोई उसके फादर को अब नहीं जानता, कोई नहीं उसे याद करता, और ना ही कोई उसके फ्रेंड्स को, स्कार्सली मतलब कोई भी नहीं, उसके यूथ के जो फ्रेंड्स थे, बचपन के जो फ्रेंड्स थे, ना ही कोई उन्हें जानता है। एंड मे सेंसिबली सी विद वॉट अ फेस इन नो लॉन्ग टाइम ऑब्लिवियन विल लुक अपॉन हिमसेल्फ। और सेंसिबली कहता, सी विद वॉट अ फेस इन नो लॉन्ग टाइम ऑब्लिवियन विल लुक अपॉन हिमसेल्फ। और कहता, उसे समझ आ जाता है कि वो दिन जल्दी आने वाला है जब उसे भी फेस करना पड़ेगा, किसको? ओब्लिवियन को। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लाइंस इलिया, आई मीन चार्ल्स लैम्ब की नहीं है, ये लाइंस हैं सर थॉमस ब्राउन की। और कौन सी किताब से ली गई हैं? क्रिश्चियन मॉरल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिगिनिंग में बता देता हूँ कहाँ से हुई है। माई रिलेशंस ऐसे की बिगिनिंग हुई है
I am arrived at that point of life at which a man may account it a blessing as it is a singularity if he have either of his parents surviving। ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है खुद, ये फर्स्ट लाइंस हैं माई रिलेशंस की। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो लाइंस हैं वो कौन से ऐसे की हैं। आई एम अराइव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, कि मैं जिंदगी के उस पड़ाव पे आ गया हूँ, एट विच ए मैन में अकाउंट इट अ ब्लेसिंग, कि जहाँ पर एक इंसान को ब्लेसिंग लगे, गिफ्ट लगे, क्या, एज इट इज़ ए सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मीन्स यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, इफ़ वी हैव ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स सर्वाइविंग, कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो जिंदा हों। सोचो वो 70 साल का हो गया है तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसके पेरेंट्स जिंदा हों। तो कहता हूँ उस पड़ाव पे आ गया हूँ जहाँ पर ब्लेसिंग होगी अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हों, दोनों में से कोई एक या दोनों, कोई भी। तो ये जो लाइंस थी ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी, ये स्टार्टिंग लाइंस है माई रिलेशंस की। जो इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने किसकी लाइंस कोट की हैं, तो वो एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं एपिग्राफ। तो वो एपिग्राफ का मीन स्टार्टिंग में कोटेशन यूज़ करना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग लाइंस की नेक्स्ट लाइन में उन्होंने यूज़ की हैं किसकी लाइंस, सर थॉमस ब्राउन की लाइंस, कौन सी किताब से, क्रिश्चियन मॉरल्स से। और ये लाइंस क्या थी, इन सच ए कंपस ऑफ टाइम ए मैन मे हैव अ क्लोज एप्रीहेंशन व्हाट इट इज टू बी फॉरगॉटन। और यहाँ पे जिक्र किया है उन्होंने ओब्लिवियन का। वापस चलते हैं। तो लैम्ब लेमेंट्स दैट, गहरा सोचना, गहराई में सोचना, दैट लिविंग लॉन्ग मीन्स वॉचिंग एवरीवन हु रिमेंबर्ड योर यूथ पास अवे लिविंग यू फेसिंग एब्सोल्यूट ऑब्लिवियन। तो आप समझ चुके हैं कि लैम्ब कहता है कि आप उस पड़ाव, आप काफ़ी लंबे समय तक अगर जीवित रहते हैं तो आप उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जब आपको यूथ को, आपके यूथ के फ्रेंड्स को कोई नहीं उन्हें याद रखता। करेक्टर एनालिसिस ऑफ द आंट, और वो ओब्लिवियन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले जिक्र वो अपनी आंट का करता है। पोर्ट्रेड एज ए डिवोट प्रोटेस्टेंट हु पैराडॉक्सिकली इंजॉयज रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक्स। देखो जो प्रोटेस्टेंट थे वो रोमन चर्च के खिलाफ थे। प्रोटेस्टेंट मतलब प्रोटेस्ट किया उन्होंने रोमन चर्च के खिलाफ, और उन्होंने कौन से चर्च में अपना बिलीफ रखा, चर्च ऑफ इंग्लैंड में। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट मीन्स दोज हु फॉलो चर्च ऑफ इंग्लैंड, और रोमन कैथोलिक मतलब वो कैथोलिक लोग जो रोमन चर्च को फॉलो करते हैं। तो रोमन में पोप होता है जो हेड होता है, तो प्रोटेस्टेंट में पोप को फॉलो नहीं करते। तो कहता जो आंट है उनकी, कहता वो डिवाउट, बहुत ज़्यादा मतलब डिवोटेड है, किसमें, प्रोटेस्टेंट है वो, बट फिर भी पैराडॉक्सिकली, कहता कंट्रास्ट देखो, बट फिर भी वो कौन सी किताबें पढ़ती है, रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक्स पढ़ती है। ये एक इम्पॉर्टेंट आप नोटिस करेंगे इस ऐसे में कंट्रास्ट बहुत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि वो जो आंट है उनकी वो प्रोटेस्टेंट है, वो रोमन चर्च में बिलीव नहीं करती, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिलीव करती है, बट फिर भी उसको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है, रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक्स। हर ओनली सेकुलर एक्टिविटी, उसकी सेकुलर एक्टिविटी का मतलब वो ये कहना चाहता है कि वो सारा दिन किताबें ही पढ़ती है, उसको रिलेट स्पिरिचुअलिज्म के लिए वो पढ़ती है। वो इसलिए नहीं पढ़ती कि उसे डिबेट करनी है, लोगों से आर्ग्यूमेंट करना है कि ये सही है वो गलत है। वो इसलिए पढ़ती है ताकि उसकी स्पिरिचुअलिटी को लाइक उसकी स्पिरिचुअलिटी जो अंदर की है उसको और अच्छा बढ़ा सके। तो कहती है सेकुलर एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कोई एक नॉन रिलीजियस काम करती है। वो क्या है, स्प्लिटिंग फ्रेंच बीन्स इनटू अ चाइना बेसिन, वेजिटेबल्स को काटना। वो क्या है, फ्रेंच बीन्स हैं उनको वो अच्छे से काटती है और चाइना बेसिन में डालती है। ए हाईली सेंसरी मेमोरी फॉर लैम्ब, ये एक विविड मेमोरी है लैम्ब के लिए। तो मतलब आर्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और साथ में सिर्फ वो एक ही सेकुलर एक्टिविटी की बात करता है, एक ही नॉन रिलीजियस एक्टिविटी की बात करता है। वो क्या है, फ्रेंच बीन्स को स्प्लिट करना और चाइना बेसिन में डालना। नेक्स्ट जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करता है वो है जेम्स इलिया के बारे में। कंफ्यूज नहीं होना, इलिया जो है वो पेन नेम है, सिनोनिम है चार्ल्स लैम्ब का। और
इस ऐसे में इलिया उसने यूज़ किया है, जेम्स इलिया, किसको? एक कज़न के लिए उसने वो नेम यूज़ किया है। और जो इलिया नेम है ना, जो जिसके नाम पेन नेम यूज़ करके वो एसेज पब्लिश करता था स्टार्टिंग में, तभी तो नाम आया एसेज ऑफ इलिया। तो वो एक कंपनी थी, उस कंपनी, नाम आएगा उसका नेक्स्ट में, उस कंपनी में क्लर्क था, उसका नाम इलिया था, तो वहां से उसने वो नाम उठाया। तो इसका मतलब ये इन्वेंशन नहीं था कि उसने खुद से बनाया, वो किसी एक असली इंसान का नाम था। तो यहाँ पर जेम्स इलिया नाम का एक इंसान है। वो कौन है? उसका कज़न है, उसके खुद के भाई बहन नहीं हैं इस ऐसे में। तो इसलिए वो अपने कजन्स का जिक्र करता है, जेम्स एंड ब्रिजेट। और जेम्स इलिया कौन है? जॉन लैम, चार्ल्स लैम का असली भाई जॉन लैम। डिस्क्राइब एज ए लिविंग कॉन्ट्राडिक्शन। जो जेम्स है, जेम्स इलिया, उसको एक वर्ड से डिस्क्राइब करना हो तो वो है कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब उसे कहें तो वो इमोशनल भी है, साथ में वो लॉजिकल भी है। उसे क्या कहते हैं, वो कहता है कि मुझे हंसना नहीं आता, बट साथ में वो हंसता बहुत अच्छा है। तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट हैं। डिस्क्राइब एज ए लिविंग कॉन्ट्राडिक्शन, ए मैन ऑफ हाई सैंग्विन इम्पल्स बट प्रीचेस एक्सट्रीम कोल्ड प्रूडेंस। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैन ऑफ हाई सैंग्विन इम्पल्स, इम्पल्स मतलब अपने अंदर इमोशन जागना कोई, और सैंग्विन का यहाँ पर मतलब है एनर्जेटिक। तो सैंग्विन का मतलब यहाँ पर वो कहना चाहता है कि वो बहुत एनर्जेटिक है, बट साथ में इम्पल्सिव भी है, जो मन में आया वो करता है। बट अपने दूसरों को क्या बोलता है, वो क्या प्रीच करता है, क्या सिखाता है कि हमें एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कोल्ड, इमोशन अनइमोशनल, प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉजिक और केयरफुल होके कोई काम करना या सोचना। देखो, कॉन्ट्राडिक्शन अगेन, कि वो इम्पल्सिव है, ठीक है, कोई मन में बात आई, कोई काम करना है तो करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो क्या कहता है, कोई भी काम करने से पहले सोचो 100 बार। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें। ही होर्ड्स हाई आर्ट वाइल प्रिटेंडिंग ही ओनली डील्स इन देम फॉर बिजनेस प्रॉफिट। वो क्या करता है, पेंटिंग्स बेचता है, ठीक है, और वो बोलता है कि वो पेंटिंग हाई आर्ट मतलब ब्यूटीफुल आर्ट। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो पेंटिंग्स बेचता है, बट प्रिटेंड क्या करता है कि वो सिर्फ इसलिए बेचता है कि पैसे कमाने के लिए, अदरवाइज उसको इंटरेस्ट नहीं है। जबकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट है पेंटिंग्स में, और उसे पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं, ठीक है। एंड में वो जिक्र करता है ब्रिजेट इलिया का, जो असल में कौन है, मैरी लैम, depicted as his indispensable housekeeper, best friend and guide who understand all his eccentric humors perfectly। eccentric मतलब odd, कुछ अलग, unusual, और indispensable मतलब जिससे बिना हम रह नहीं सकते, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो जो हाउसकीपर, वो नेगेटिव वे में नहीं कह रहा है, बट वो ये कहना चाहता है कि सारा घर का काम और मुझे किसने संभाल रखा है, मेरी बहन ब्रिजेट इलिया ने संभाल रखा है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और गाइड है। एक्चुअली में क्या है, जो मैरी लैम है, चार्ल्स लैम और मैरी लैम दोनों एक साथ राइटिंग करते थे, दोनों एक साथ बुक्स लिखते थे, उसके बारे हम पढ़ेंगे। बट एक बार हम फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। चलो क्वेश्चंस करते हैं आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन, सीडोनिम, पेन नेम, उसका ओरिजिन कैसे हुआ? चार्ल्स लैम ने अडॉप्ट किया इलिया नेम कहाँ से? एक इटालियन क्लर्क से। और वो क्लर्क काम कहाँ करता था? साउथ सी हाउस कंपनी में। सॉरी गाइस। रियल आइडेंटिटी ऑफ जेम्स इलिया, जेम्स इलिया है कौन, जिसके बारे में वो जिक्र कर रहा है, बोला है कि वो मेरा कज़न है, बट एक्चुअल में वो कौन है? जेम्स इलिया represents लैम्स रियल लाइफ एल्डर ब्रदर जॉन लैम। जो जेम्स इलिया है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्ब के बड़े भाई जॉन लैम्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्रिजेट इलिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ब्रिजेट इलिया रिप्रेजेंट कर रही है लैम्ब की बहन मैरी लैम्ब को। अगेन, ब्रिजेट इलिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लैम्ब की बहन मैरी लैम्ब को। और जेम्स इलिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जॉन लैम्ब, जो कि चार्ल्स लैम्ब का बड़ा भाई है। पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माई रिलेशन सबसे पहले पब्लिश हुआ लंदन मैगजीन में जून 1821। कौन सी मैगजीन में? लंदन मैगजीन में, और जून 1821 में। ओपनिंग लिटरेरी रेफरेंस, स्टार्टिंग में कौन सी लिटरेरी रेफरेंस का जिक्र हुआ है? हमने बात की थी ना, सर थॉमस ब्राउन की क्रिश्चियन मॉरल्स किताब से ओब्लिवियन का जिक्र किया गया है, एजिंग का जिक्र किया गया है। हमने लाइंस पढ़ी थी ना। द आंट्स रीडिंग हैबिट्स, जो चार्ल्स लैम्ब है अपनी आंट की किस खूबी का जिक्र करता है? उनकी रीडिंग हैबिट्स का जिक्र करता है। उनको कौन सी किताबें पसंद है? शी लव्स रीडिंग थॉमस ए कैम्पिस स्टैनहोम्स ट्रांसलेशन एंड एन ऑल रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक। वो चाहे प्रोटेस्टेंट हैं फिर भी उन्हें क्या पसंद है? प्रेयर बुक्स पढ़ना पसंद है। कौन सी? ऑल रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक्स। और साथ में उनको कौन पसंद है? थॉमस ए कैम्पिस, जो ट्रांसलेशन किसके द्वारा की गई है? स्टैनहोप के द्वारा। नेक्स्ट है स्टाइल रेफरेंस। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है ऐसे में, और जिसका चांस है अगर एग्जामिनर चाहते हैं कि वो टफ करें क्वेश्चन को, तो वो वर्ड यूज करेंगे योरिक एंड शैंडियन। योरिक एंड शैंडियन। योरिक जो था, लैम्ब रेफर्स टू द पेन ऑफ योरिक and Shandian lights and shades to describe James Ilia's character, referencing Lawrence Sterne's Tristram Shandy। एक किताब थी लॉरेंस स्टर्न की, ट्रिस्ट्रम शैंडी। शैंडी से वर्ड आया शैंडियन, और शैंडियन का मतलब जिसमें ह्यूमर भी हो, साथ में इमोशंस भी हो, साथ में सेंटिमेंट्स भी हो, मतलब हंसी, रोना, उदासी, ये सब एक साथ हों, तो उसको शैंडियन बोला है उसने। तो योरिक जो नेम है, पेन ऑफ योरिक, मतलब राइटर कौन है? लॉरेंस स्टर्न। योरिक मतलब लॉरेंस स्टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योरिक का मतलब लॉरेंस स्टर्न, और उसकी किताब कौन सी? ट्रिस्ट्रम शैंडी। वो कहना ये चाहता है कि वो किसका फैन है? चार्ल्स लैम्ब किसका फैन है? योरिक का। और योरिक कौन है? लॉरेंस स्टर्न। और कौन सी किताब का जिक्र किया गया है ऐसे में? उसकी ट्रिस्ट्रम शैंडी। नेक्स्ट है द आंट सेकुलर वर्क। ऐसा कौन सा काम है जो एक नॉन रिलीजियस काम करती है? आंट सिर्फ एक ही काम करती है, वो जो नॉन रिलीजियस है, अदरवाइज शी इज वेरी रिलीजियस। द ओनली सेकुलर वर्क लैम्ब रिमेंबर्स हिज आंट डूइंग इज स्प्लिटिंग फ्रेंच बीन्स इनटू अ चाइना बेसिन। फ्रेंच बीन्स को चाइना बेसिन में डालना। एज गैप मेंशन, जेम्स एंड ब्रिजेट आर ओल्डर देन इलिया बाय 12 and 10 years रिस्पेक्टिवली। जो जेम्स और ब्रिजेट हैं वो इलिया से कितने बड़े हैं? 12 और 10 साल बड़े हैं। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, चार्ल्स लैम्ब को क्रिटिक्स किस नाम से जानते हैं? स्पेशली ह्यू वॉकर, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ड्यू टू हिज अनपैरेलल्ड पर्सनल स्टाइल। उनके अनपैरेलल्ड पर्सनल स्टाइल की वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है। क्विक रिवीजन, जेम्स इलिया कौन है? जॉन लैम्ब, और वो जॉन लैम्ब कौन है? चार्ल्स लैम्ब का ब्रदर। ब्रिजेट इलिया कौन है? मैरी लैम्ब, और चार्ल्स लैम्ब की क्या है? सिस्टर। आंट कौन है? सारा लैम्ब एंड आंट हैटी। ओपनिंग कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कोटेशन जो है वो सर थॉमस ब्राउन की क्रिश्चियन मॉरल्स नाम की किताब से ली गई है, जिसमें ओब्लिवियन का जिक्र किया गया है। और ओब्लिवियन का मतलब है कि वो फीलिंग कि हम एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें सब भूल जाएंगे, फॉरगेटफुलनेस। आपका ऐसे ऑलमोस्ट हो चुका है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम। Charles Lamb, born in London, known as one of the greatest English personal essayist। और आपको याद क्या रखना है? Ilia is the pen name borrowed from an Italian clerk
wrote under the pen name Ilya to keep identity private while working at East India House. वो कौन से कंपनी में काम करते थे? ईस्ट इंडिया हाउस कंपनी में काम करते थे. His essays are highly autobiographical, blending deep tragedy with light humor. उनके जो essays थे वो काफ़ी ज़्यादा autobiographical थे. आप नोटिस करेंगे माई रिलेशंस जो ऐसे है वो आई से स्टार्ट होता है, आई से, तो मतलब ऑटोबायोग्राफिकल है वो. और ब्लेंडिंग डीप ट्रेजेडी, उसमें ट्रेजेडी भी है साथ साथ में हंसी मजाक भी है. फेमस कोलैबोरेशंस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में लिखी गई थी. और किसके साथ लिखी थी? चार्ल्स लैम ने अपनी बहन मैरी लैम के साथ लिखी थी. मैरी क्या करती थी? कॉमेडीज लिखती थी और चार्ल्स क्या लिखता था? ट्रेजेडीज लिखता था. और ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर थी डिज़ाइन इस तरीके से की गई थी ताकि चिल्ड्रन को पढ़ा सकें शेक्सपियर के बारे में. इसके अलावा रोमांटिक पोइट्स लाइक एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेशन की. Contribute regularly to the prestigious London magazine while Ilya essays first appeared. जो इलिया के एसेस थे वो सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुए थे? लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए थे. नेक्स्ट चलते हैं. राइटिंग स्टाइल कैसा था उनका? ऑटोबायोग्राफिकल टोन, यूजेस आई एक्सटेंसिवली, हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फ्लॉज आर ओपन बुक्स. जो लैम था, चार्ल्स लैम, जिसे प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहते हैं, वो आई का यूज़ बहुत करते हैं अपने एसेस में. वो अपनी फैमिली का जिक्र करते हैं, अपने फ्रेंड्स का जिक्र करते हैं और जो फ्लॉज हैं उनमें भी और दूसरों में भी उनका जिक्र एक खुली किताब की तरह सबके सामने कर देते हैं. ह्यूमर एंड पैथोस, उनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें ह्यूमर भी होता है, मतलब अम्यूजमेंट भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, साथ में पैथोस भी होता है. पैथोस का मतलब टू अराउज फीलिंग्स ऑफ पिटी, सिंपैथी और सोरो इन द रीडर, के साथ में उदासी के बारे में भी जिक्र होता है. इस तरीके से एक परफेक्ट ब्लेंड है लाफ्टर और टीयर्स का. ट्रीट्स पेनफुल मेमोरीज विद जेंटल विट, कहते हैं कि वो पेनफुल मेमोरीज को भी ना एक जेंटल तरीके से, विट मतलब एक क्लेवर शब्दों में कहते हैं अच्छे से ट्रीट करते थे मेमोरीज को. कैसी? पेनफुल मेमोरीज को. एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, ईगोटिस्टिकल सब्लाइम अल्टरनेटिव. कहते अनलाइक वर्ड्सवर्थ, लैम्स ईगो इज फुल ऑफ सेल्फ डेप्रिकेशन एंड वार्मथ. जो वर्ड्सवर्थ था ना वो ईगोटिस्टिकल सब्लाइम था. और ये ईगोटिस्टिकल सब्लाइम किसने यूज किया था? ये वर्ड यूज किया था जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए, कि जो वर्ड्सवर्थ है वो कैसा इंसान है, उसकी राइटिंग कैसी है. उनकी पोइट्री पे उन्होंने कमेंट किया था कि वो ईगोटिस्टिकल सब्लाइम में बिलीव करते हैं. ईगोटिस्टिकल सब्लाइम मतलब आई, ईगो मीन्स आई, मतलब आई, मैं, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, बस वही, उसके बारे में ही जिक्र करना. परंतु जो लैम था वो क्या थे? लैम्स ईगो इज फुल ऑफ सेल्फ डेप्रिकेशन एंड वार्मथ. सेल्फ डेप्रिकेशन मतलब खुद के कमियों भी देखना, खुद की कमियों पे हंसी मजाक करना, ठीक है. और फुल ऑफ वार्मथ थी उनकी राइटिंग में. जबकि वर्ड्सवर्थ क्या था? उनका ये था कि देखो मेरे थॉट्स कितने ब्यूटीफुल हैं, मेरी पोइट्री कितनी ब्यूटीफुल है, मेरी फीलिंग्स कितनी ब्यूटीफुल हैं. तो वो था ईगोटिस्टिकल सब्लाइम. परंतु लैम्स इसके ऑपोजिट थे. नेक्स्ट है आर्केइक लैंग्वेज. आर्केइक मीन्स ओल्ड. तो loves using old words inspired by रॉबर्ट बर्टन एंड सर थॉमस ब्राउन. वो ना काफ़ी पुराने शब्द भी यूज़ करते थे अपनी लैंग्वेज में जो रॉबर्ट बर्टन और सर थॉमस ब्राउन से इंस्पायर्ड होते थे. नेक्स्ट है essays never follow a strict rigid line, they ramble naturally like a relaxed conversation. जो ऐसे थे वो एक स्ट्रिक्ट लाइन फॉलो नहीं करते थे. जब उनका मन किया वो किसी टॉपिक पे बात करने लग जाते थे, फिर एक टॉपिक से फिर वो दूसरे टॉपिक पे बात करने लग जाते थे. तो रैम्बल नेचुरली, एक रिलैक्स्ड कन्वर्सेशन की तरह. He starts with one topic, for example, old books, and moves seamlessly into childhood memories or character sketches.
कहते वो ओल्ड बुक्स की बातें कर रहे हैं, वो अचानक से ही बड़ी ही खूबसूरती से सीमलेसली चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में जिक्र करने लग जाएंगे। Lamb's style is aphoristic yet highly personal. Aphoristic मतलब short memorable statements expressing general truths. छोटी छोटी statements जो बड़े बड़े सच बताएं हमें, जैसे कि the child is father of the man. वर्ड्सवर्थ कहता जो चाइल्ड है, the child is father of the man. तो इसमें वो ये नहीं कह रहा कि एक बच्चा अपने बाप का बाप होता है, वो ऐसा नहीं कह रहा। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि जो एक बचपन होता है एक मैन का, वही उसको सिखाता है कि वो कैसा इंसान बनेगा। तो वो जो चाइल्ड है उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैन है अडल्ट पर्सनैलिटी, तो वो चाइल्ड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सब सिखाएंगे, एक बाप की तरह गाइड करेंगे किसको, वो जो बच्चा मैन बनेगा उसको। तो ये क्या था, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, अफोरिज्म, शॉर्ट मेमोरेबल लाइंस और जनरल ट्रुथ्स होते हैं। ही डज नॉट प्रीच, वो ऐसे कोई ज्ञान नहीं देता। चार्ल्स लैम्ब, ही शेयर्स एक्सपीरियंसेस लाइक एन इंटीमेट फ्रेंड ओवर टी, जैसे हम अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं और साथ में जिंदगी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वैसे उनकी राइटिंग है। Background of the essay: first published in June 1821, later included in the legendary collection Essays of Ilia. 1821 में लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ, जून 1821 में, और बाद में एसेस ऑफ इलिया में इसको शामिल कर लिया गया। ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पीस फोकसिंग ऑन हिज फैमिली मेंबर्स हिडन बिहाइंड सिडोनिम्स, मतलब जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनको उन्होंने नए नाम दे दिए। ठीक है, जैसे उन्होंने एक सिडोनिम अपने लिए भी यूज़ किया इलिया, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के रियल नेम नहीं यूज़ किए, उनकी जगह सिडोनिम्स यूज़ किए, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ये ऐसे। करेक्टर्स क्या क्या है, रियल वर्सेस फिक्शन। रियल कौन है, जॉन लैम्ब है, चार्ल्स लैम्ब का भाई, और ऐसे में उसका नाम क्या है, जेम्स इलिया। मैरी लैम्ब उनकी बहन है, और ऐसे में उनका क्या नाम है, ब्रिजेट इलिया। सारा लैम्ब उनकी आंट है, और ऐसे में क्या है, सिर्फ द आंट वर्ड यूज किया गया है, आंट वर्ड यूज किया गया है उनके लिए। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, ऐसे में क्या क्या है, पार्ट 1 में फिलोसफिकल ओपनिंग ऑन एजिंग, लूजिंग पेरेंट्स एंड द फेस ऑफ ऑब्लिवियन। पार्ट 1 में जिक्र किया गया है एजिंग के बारे में, पेरेंट्स को खोने के बारे में, और ऑब्लिवियन के बारे में, फॉरगेटफुलनेस, कि लोग हमें भूल जाएंगे। पार्ट 2 में वो अपने टेंडर करेक्टर स्केच ऑफ द आंट, टेंडर मतलब नाजुक, इनोसेंट, और किसका करेक्टर स्केच, अपनी आंट का, एंड हर रिलीजियस बुक प्रेफरेंसेस, और उनके रिलीजियस बुक के बारे में वो जिक्र करता है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्राडिक्टरी करेक्टर ऑफ कजन जेम्स इलिया। पार्ट 3 में वो जिक्र करता है अपने कजन जेम्स इलिया का, एंड देन इन द एंड ही टॉक्स अबाउट ब्रिजेट इलिया, उसकी कजन। Let's start the essay. I am arrived at that point of life at which a man may account it a blessing as it is a singularity if we have either of his parents surviving. कहता, इस पड़ाव पे पहुंच गया हूं मैं जिंदगी के जहां पर एक इंसान को ब्लेसिंग लगे अगर उनका कोई, एज इट इज सिंगुलैरिटी, और बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो, क्या, कि उनका कोई पेरेंट जिंदा हो, मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक जिंदा हो, ऐसा बहुत कम चांसेस हैं। मैं उस उम्र के पड़ाव पे पहुंच गया हूँ। आई हैव नॉट दैट फेलिसिटी, फेलिसिटी मीन्स जॉय, मुझे ये जॉय नहीं मिला। एंड समटाइम्स थिंक फीलिंगली ऑफ ए पैसेज इन ब्राउन्स क्रिश्चियन मॉरल्स, और कहता वो कभी कभी मेरे दिमाग में लाइंस आ जाती हैं क्रिश्चियन मॉरल्स, सर थॉमस ब्राउन की जो किताब है क्रिश्चियन मॉरल्स, उसमें एक पैसेज है वो मुझे याद आ जाता है, जहाँ पे वो जिक्र करते हैं एक मैन का जो 60-70 वर्ष तक जिया, और वो लाइंस क्या थी, इन सच ए कंपास ऑफ टाइम ए मैन मे हैव अ क्लोज एप्रीहेंशन व्हाट इट इज टू बी फॉरगॉटन। कहता इतने वक्त में 60-70 साल की उम्र में, कहता एक इंसान को, कहता
फील हो जाता है कि कैसा महसूस होता है जब लोग आपको भूल जाते हैं, आपके बचपन को भूल जाते हैं, आपके पिता के बारे में भूल जाते हैं। When he had lived to find none who could remember his father, was scarcely the friends of his youth, and may sensibly see with what a face in no long time oblivion will look upon himself। और वो सेंसिबली देख सकता है कि वो वक्त आने वाला है जब उसे भी ओब्लिवियन का सामना करना पड़ेगा, इस फीलिंग का सामना करना पड़ेगा जब उसे कोई भी याद नहीं करेगा या रखेगा। आई हैड एन आंट, ए डियर एंड गुड वन। मेरी एक आंट थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। शी वॉज वन whom सिंगल ब्लेसेडनेस हैड sought टू द वर्ल्ड। सोर मीन्स खट्टा, और सिंगल मीन्स सिंगल, ब्लेसेडनेस मीन्स लोग समझते हैं कि सिंगल रहना एक ब्लेसिंग है। आंट उनकी शादीशुदा नहीं थे, तो कहता लोग सोचते हैं कि सिंगल रहना एक ब्लेसिंग है, बट पर कहता परंतु कुछ खट्टापन आ जाता है जिंदगी में इसकी वजह से। शी ऑफन यूज टू से दैट आई वॉज द ओनली थिंग इन इट विच शी लव। वो हमेशा कहती थी कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। एंड व्हेन शी थॉट आई वाज क्यूटिंग इट, शी ग्रीड ओवर मी विद मदर्स टीयर्स। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो वो मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और एक माँ की तरह आंसू बहाने लग गई। पार्शियलिटी क्वाइट सो एक्सक्लूसिव माई रीजन कैन नॉट ऑल टुगेदर अप्रूव। और यहाँ पर जो चार्ल्स लैम्ब है वो ये कहना चाहता है कि माई रीजन, माई लॉजिक, तो कहता मेरा दिमाग ये कह रहा है कि ऐसा हमें किसी के लिए इतना नहीं फील करना चाहिए। She was from morning till night poring over good books and devotional exercises। सुबह से लेके शाम तक वो बुक्स के ऊपर झुकी रहती थी, और डिवोशनल एक्सरसाइजेस मतलब जो भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड चीज़ हैं, जैसे कि हम इंडियंस पूजा पाठ करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, तो वैसा ही कुछ वो करते थे। हर फेवरेट वॉल्यूम्स व थॉमस ए कैंपिस इन स्टैनहोप्स ट्रांसलेशन। उनकी सबसे फेवरेट किताबें कौन सी थी? थॉमस ए कैंपिस स्टैनहोप्स की ट्रांसलेशन में, एंड रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक, और एक रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक उनकी फेवरेट थी। विद द मैटिन्स एंड कंप्लायंस रेगुलरली सेंट डाउन्स। मैटिन मतलब मॉर्निंग की जो प्रेयर्स बोलनी होती हैं, और जो कंप्लायंस में जो इवनिंग प्रेयर्स होती हैं, वो पर्टिकुलरली अच्छे से वहाँ पे लिखी हुई थी। ये जो टर्म्स हैं मैटिन्स एंड कंप्लायंस, कहता मैं बहुत यंग था, मुझे नहीं पता था इनका क्या मतलब था तब। शी परसिस्टेड इन रीडिंग दैम ऑल्दो एडमोनिश्ड डेली कंसर्निंग देयर पेप्स्टिकल टेंडेंसी। कहते वो डेली पढ़ते थे उन्हें, बट फिर भी वो डेली क्या करते थे? एडमोनिश करते थे, मतलब डांटते थे। कहती क्योंकि किस चीज़ को डांटते थे कि वो जो प्रेयर बुक थी ना, उसमें पेप्स्टिकल टेंडेंसी बहुत थी। पेप्स्टिकल मतलब रोमन कैथोलिक रिलीजन की जो टेंडेंसी थी, जो उनके विचार थे, बिलीफ थे, वो थोड़े ज़्यादा थे, तो डांटते थे कि ये क्या है इसमें, ठीक है। तो वो डांटते भी थे। कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है आपको कि वो पढ़ते भी थे, उनको पसंद भी थी, बट उसमें कमियां भी दिखती थी। हाँ फेवरेट कहाँ गया? She persisted in reading them, although admonished daily concerning their papistical tendency। सॉरी, यहाँ पर उनको डांटा जाता था डेली कि आप ये बुक क्यों पढ़ रही हैं, रोमन कैथोलिक बुक, प्रेयर बुक, जबकि आप प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है। और क्यों डांटा जाता था? क्योंकि इस रोमन प्रेयर बुक में पेप्स्टिकल टेंडेंसी बहुत है, रोमन रिलीजियस कैथोलिक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। एंड वेंट टू चर्च एवरी सैबत, और एक अच्छे प्रोटेस्टेंट की तरह हमेशा सैबत पे जाते थे। दीज वर द ओनली बुक्स शी स्टडीड, और सिर्फ यही किताबें थी वो जो पढ़ती थी। दो आई थिंक एट वन पीरियड ऑफ हर लाइफ शी टोल्ड मी शी हैड रेड विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन द एडवेंचर्स ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग नोबलमैन। कहता फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि यूजली वो रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी, कि उन्होंने एक नॉवल पढ़ा, किसके? जिसमें एक यंग नोबल मैन के एडवेंचर्स थे। Finding the door of the chapel in Essex Street open one day, it was in the infancy of that hearsay, she went in, liked the sermon and the manner of worship, and frequented it at intervals of some time after। एक दिन क्या हुआ, वो जा रही थी एसेक्स स्ट्रीट में, और उनको दरवाज़ा खुला मिल गया एक चर्च का, और वहाँ पे सरमन चल रहा था, और जो मैनर था वर्शिप का वो उनको पसंद आया, फिर वो डेली आने लग गए।
नेक्स्ट है पार्ट 2। शी केम नॉट फॉर डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स। वो इसलिए नहीं जाती थी वहाँ। डॉक्ट्रिनल मीन्स रिलीजियस बिलीव्स एंड नेवर मिस देम। सैबत पे जाती थी वो, सरमन्स पे जाती थी वो, और वहाँ इसलिए नहीं जाते थे कि उन्हें कुछ आर्गूमेंट करना है रिलीजियस बिलीव्स पे, बट सिर्फ अपने खुद की स्पिरिचुअलिटी के लिए वो जाते थे। विद सम लिटिल एस्पेरिटीज इन हर कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पेरिटीज मीन्स कुछ कुछ कमियाँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उनके नेचर में, विच आई हैव वो अबव हिंटेड एट शी वॉज अ स्टेड फास्ट फ्रेंडली बींग एंड फाइन ओल्ड क्रिश्चियन। कहता हर इंसान में कमियाँ होती हैं, उनकी आंटी में भी थी। और पर इसके अलावा फिर भी वो स्टेड फास्ट मतलब अपने बिलीव्स में स्ट्रॉन्ग थी, फ्रेंडली थी, वो फाइन ओल्ड क्रिश्चियन थी। शी वॉज अ वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस एंड श्रूड माइंड। श्रूड मीन्स जिसको पता हो, चतुर हो जो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट अ रिपार्टी, वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स ऑफ अ ब्रेकिंग साइलेंस। कहता यूजली वो बोलते नहीं थे, बट कभी कभी रिपार्टे, रिपार्टे मीन्स जब उन्हें मौका मिलता था विटी होने का, तो वो काफ़ी ज़्यादा विटी भी थे, ठीक है। विटी मीन्स हाजिर जवाबी, कुछ ऐसा कह देना कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, वैसा। एल्स शी डिड नॉट मच वैल्यू विट। वो विटी थे, जब भी बोलते थे कभी कभी बोलते थे, बट विटी थे। बट वो एज अ पर्सन विट को क्या है ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। द ओनली सेकुलर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे वो जिक्र किया है कि वो अकेला नॉन रिलीजियस काम जो करते थे वो क्या था, जो मैंने उनको देखा था वो क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ फ्रेंच बीन्स एंड ड्रॉपिंग दम इनटू अ चाइना बेसिन ऑफ फेयर वाटर। फ्रेंच बीन्स को वो अलग अलग करते थे, चाइना बेसिन में डालते थे और अच्छे से साफ पानी में भिगो देते थे। द ऑर्डर ऑफ दोज टेंडर वेजिटेबल टू दिस डे कम्स बैक अपॉन माई सेंस, redolent of soothing recollections, certainly it is the most delicate of culinary operations। कहता आज भी मुझे उन वेजिटेबल्स की खुशबू याद आ जाती है। मेल आंट्स, यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेल आंट्स का मतलब क्या है। हम बोलते हैं अंकल एंड आंटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेल आंट मतलब अंकल। तो वो ताना कस रहे हैं कि ये जो अंकल होते हैं ना, वो आंटी का मेल वर्जन होता है, ठीक है। एज समबडी कॉल्स देम आई हैड नन टू रिमेंबर। कोई कहता मेरा कोई अंकल नहीं था जिसे मैं याद रख सकूं। बाय द अंकल साइड आई मे बी सेड टू हैव बीन बोर्न एन ऑर्फन। कहता जब हम अंकल की साइड की बात करें तो मैं ऑर्फन ही समझ लो मुझे। कहता ब्रदर और सिस्टर आई नेवर हैड एनी, कोई भाई या बहन भी नहीं थे। ए सिस्टर आई थिंक दैट शुड हैव बीन एलिजाबेथ, डाइड इन बोथ आवर इनफेंसीज। इनफेंसी मतलब काफ़ी यंग उम्र में। कहते एलिजाबेथ नाम की एक सिस्टर थी, बहुत छोटी उम्र में मर गए। व्हाट अ कंफर्ट और व्हाट अ केयर मे आई नॉट हैव मिस्ड इन हर। अब मुझे नहीं पता कि वो होती जिंदा तो मुझे अच्छा लगता या मुझे उनकी केयर करनी पड़ती या फिर कैसा होता, आई डोंट नो। बट आई हैव कजन्स स्प्रिंकल्ड अबाउट इन हर्टफोर्डशायर। स्प्रिंकल्ड अबाउट मीन्स वो रहते हैं कहाँ पर, हर्टफोर्डशायर में। Besides two with whom I have been all my life in habits of the closest intimacy and whom I may term cousins par excellence। Cousin par excellence means the best example of something। कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कौन? cousins। वो कौन है? These are James and Bridget Ilia। James और Bridget Ilia हैं। They are older than myself by 12 and 10 years and neither of them seems disposed in matters of advice and guidance to waive any of the prerogatives which primogeniture confers। कहता वो मुझसे बड़े हैं और वो इस बात का फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं क्योंकि बड़े होने से आपको स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं छोटों को तंग करने का, ठीक है, उन पे हुक्म चलाने का। तो कहता वो मुझे पसंद भी बहुत है बट वो ऐसे शरारती भी बहुत हैं, वो मुझे तंग भी करते हैं ऐसे कि वो बड़े होने के मेरे से 10 और 12 साल बड़े हैं तो वो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। मे दे कंटिन्यू स्टिल इन द सेम माइंड, वो हमेशा ऐसे ही रहें। एंड व्हेन दे शैल बी 75 एंड 73 ईयर्स ओल्ड आई कैन नॉट स्पेयर देम सूनर। और जब वो 75 या 73 साल के हो जाएं, उनसे पहले मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। परसिस्ट इन ट्रीटिंग इन माई ग्रैंड क्लाइमेक्ट्रिक प्रिसाइसली एज ए स्ट्रिपलिंग और ए यंगर ब्रदर। कहता जब वो इतने बड़े हो जाएं और मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, क्लाइमैक्स पहुंच जाऊंगा, तो मुझे तब भी वो कैसे ट्रीट करें, एज ए स्ट्रिपलिंग, एज ए यंग बॉय की तरह और एक छोटे भाई की तरह।
अनदर इम्पोर्टेंट पैसेज पार्ट थ्री में जिक्र होगा जेम्स के बारे में। जेम्स इलिया इज एन इनएक्सप्लिकेबल कजन। इनएक्सप्लिकेबल मीन्स जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। नेचर हैव अर यूनिटीज, नेचर के पास अपने रूल्स और अपनी यूनिटीज होती हैं, विच नॉट एवरी क्रिटिक कैन पेनिट्रेट, जो हर कोई इंसान नहीं देख सकता, उनको पेनिट्रेट कर सकता। और इफ वी फील वी कैनॉट एक्सप्लेन दम, और अगर हमें फील भी हो वो यूनिटीज तो हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। द पेन ऑफ योरिक, मतलब योरिक कौन है यहाँ पर? लॉरेंस स्टर्न। And of none since his could have drawn James Ilia, J-E means James Ilia entire। कहता सिर्फ एक यॉरिक ही है, यॉरिक मीन्स लॉरेंस स्टर्न ही है जो जेम्स इलिया को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो खुद भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है? द पेन ऑफ यॉरिक। दोज फाइन शैनेडियन लाइट्स एंड शेड्स, शैंडियन लाइट्स एंड शेड्स, ट्रिस्ट्रम शैंडी जो बुक है उनकी, उसमें जो उन्होंने राइटिंग स्टाइल यूज़ किया है, जो लाइट एंड शेड यूज़ किया है, जो लाइट मीन्स समथिंग वर्च्यू एंड शेड मीन्स वाइस, तो ये सब जो यूज़ किया है कंट्रास्ट विच मेकअप हिज स्टोरी, कहता वो कंट्रास्ट किस में भी है? जेम्स इलिया में भी है। इसीलिए पेन ऑफ योरिक ही उसे सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है। आई मस्ट लिम्प, मैं अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट कैसी कोशिश रहेगी? आई मस्ट लिम्प आफ्टर इन माई पुअर एंटीथेटिकल मैनर। लिम्प मतलब लड़खड़ा के, ठीक है, और एंटीथेटिकल का मतलब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिट। कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिट थे एलिया में, वो मैं बाहर सामने लेके आऊँगा। एज द फेट्स हैव गिवन मी ग्रेस एंड टैलेंट, जितना भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया है ना थोड़ा बहुत, वो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा जेम्स इलिया को एक्सप्लेन करने में। James Ilia then, to the eye of a common observer at least, seemed made up of contradictory principles। James Ilia के लिए बार बार एक ही वर्ड यूज हो रहा है, contradictory, ठीक है। उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी थे। द जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स, द फ्रिजिड फिलोसफर ऑफ प्रूडेंस, वो जेन्युइन चाइल्ड था इम्पल्स का, वो इम्पल्सिव था, इमोशनल था, अपने दिल की सुनने वाला वैसा इंसान था, जो मन में आया वो किया। पर साथ में वो कैसा इंसान था? फ्रिजिड मतलब कोल्ड, अनइमोशनल, फिलोसफर ऑफ प्रूडेंस मतलब someone who believes in caution, careful judgment and practical wisdom। prudence means carefulness। एक तरफ लिखा है कि वो इम्पल्सिव था, इम्पल्सिव लोग वो होते हैं जो मन में आया वो करते हैं, तो सोचने का टाइम भी नहीं है उनके पास। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं वो इम्पल्सिव भी था, साथ में फिलोसफर ऑफ प्रूडेंस भी था, कि साथ में वो क्या था? केयरफुल तरीके से सोचने वाला इंसान भी था। The phlegm of my cousin's doctrine is invariably at war with his temperament। फ्लैम का मतलब जो कामनेस थी उसके अंदर, डॉक्ट्रिन मीन्स जो उसके बिलीफ थे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ वॉर पे रहते थे। किसके साथ? उसके नेचर के साथ। विच इज हाई सैंग्विन, और उसका नेचर क्या था? हाई सैंग्विन मीन्स हाईली एनर्जेटिक। विद ऑलवेज सम फायर न्यू प्रोजेक्ट इन हिज ब्रेन, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नया आइडिया हमेशा चलता रहता था। जेम्स इलिया इज द सिस्टमैटिक अपोनेंट ऑफ इनोवेशन। उसके दिमाग, खुद के दिमाग में तो नए आइडियाज आते रहते थे, बट फिर भी वो सिस्टमैटिक ढंग से किसको ओपोनेंट था? किसके अगेंस्ट था? इनोवेशन के अगेंस्ट था। एंड क्रायर डाउन ऑफ एवरीथिंग दैट हैज नॉट स्टूड द टेस्ट ऑफ एज एंड एक्सपेरिमेंट। और वो क्रायर डाउन मतलब लाउडली क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज करता था लाउडली, काफी वोकल था, मतलब वो जब इनोवेशन की बारी आती थी और उन चीज़ों की बारी आती थी जो टेस्ट ऑफ टाइम, वो चीज़ें जो मतलब नई हैं, जो अभी तक लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, लोग उस चीज़ को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए हैं, और टेस्ट ऑफ एज एंड एक्सपेरिमेंट को वो पास नहीं कर पाए हैं। विद 100 फाइन नोशन चेजिंग वन अदर अर्ली इन हिज फैंसी, उसकी इमेजिनेशन में, फैंसी में एक घंटे में कम से कम कुछ 100 आइडियाज़ घूमते रहते हैं। बट ही स्टार्टेड एट द लीस्ट अप्रोच टू द रोमांटिक इन अदर्स। रोमांटिक मीन्स अगर कोई और आइडियलिस्टिक, इमेजिनेटिव या क्रिएटिव बनना चाहता है तो वो उससे क्या हो जाता है? स्टार्टल्ड, वो हिल जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। एंड डिटरमाइंड बाय हिज ओन सेंस इन एवरीथिंग, कमेंड्स यू टू द गाइडेंस ऑफ कॉमन सेंस ऑन ऑल ओकेजन्स। और लोगों को क्या सलाह देता है? कि हमेशा कॉमन सेंस अपनी यूज करो। With a touch of the eccentric in all which he does or says, he is only anxious that you should not commit yourself by doing anything absurd or singular। वो खुद तो एक
इसेंट्रिक पर्सनैलिटी है, मतलब अनयूजुअल पर्सनैलिटी है, और लोगों को क्या ज्ञान देता रहता है वो, कि हमें कैसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे हम absurd कहलाएं, कि लोग कहें कि ये क्या है, अजीब सी हरकतें आपकी, और सिंगुलर मतलब जिससे लोग हमें अलग से जज करें या पहचान लिखेगी, ये इंसान कैसा है, अजीब सा। ऑन माई वंस लेटिंग स्लिप एट टेबल, लेटिंग स्लिप मतलब मुंह से कुछ निकल गया, क्या कब हम टेबल पे बैठे थे, दैट आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ए सर्टेन पॉपुलर डिश, एक पॉपुलर डिश थी जो बहुत फेमस थी, बट मेरे मुंह से निकल गया, मुझे ये पसंद नहीं है। तो उसने मुझसे मुझसे भीख मांगी कि ऐसे मत बोला कर तू, फॉर द वर्ल्ड वुड थिंक मी मैड, वरना लोग सोचेंगे कि तू पागल है। ही डिस्गाइजेज अ पैशनेट फॉन्डनेस फॉर वर्क्स ऑफ हाई आर्ट, वो छुपाता है, डिस्गाइज करता है किसको, अपना पैशन किसके प्रति, हाई आर्ट के प्रति, ब्यूटीफुल चीज़ों के प्रति। वेयर ऑफ ही हैव अमास्ड ए चॉइस कलेक्शन, उसने पेंटिंग्स इकट्ठा की हुई हैं, अमास की हुई हैं, जो बहुत अच्छी कलेक्शन है, अंडर द प्री टेक्स्ट ऑफ बाइंग ओनली टू सेल अगेन, और वो दिखावा क्या करता है कि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसा कमाने के लिए बेच रहा हूँ। दैट इज enthusiasm may give no encouragement to yours, yet if it was so, why does that piece of tender pastoral Domenichino hang still by his board? कहता है वो लोगों तो बोलता है कि उसे पेंटिंग्स में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर क्यों डोमिनिचिनो एक पेंटर का नाम है इटालियन, उसकी पेस्टोरल पेंटिंग टंगी हुई है उसकी वॉल पे, टेंडर इनोसेंट नाजुक, पेस्टोरल मीन्स कंट्री लाइफ, गांव की रिलेटेड कोई पोर्ट्रेट है वहाँ पर। तो कहता इज द बॉल ऑफ इस साइट मच मोर डियर टू हिम, व्हाट पिक्चर डीलर कैन टॉक लाइक हिम। कहता बॉल ऑफ इस साइट मतलब उसकी आंखों के सामने, ठीक है, तो उसकी आंखों के सामने जो पेंटिंग है क्या वो उससे ज़्यादा बहुत पसंद है, या फिर और ऐसा कौन सा जो आर्ट डीलर है, पिक्चर डीलर है, जो अपनी पेंटिंग्स के बारे में इतना पैशनेटली बात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वो जिक्र करेगा इलिया की बाकी क्वालिटीज के बारे में, बट जो हमने जहाँ तक पढ़ा है उतना इनफ है। आपको सिर्फ जो आरपीएससी के जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्टार्टिंग की वीडियो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।